नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपका अपना प्रेम शर्मा डिजिटल मंच पर एक बार पुनः स्वागत सत्कार अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे वर्ण विचार की और वर्ण विचार में आप देख रहे थे स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर। स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर दो भेद किए गए थे, जिसमें पहला भेद था अघोष और दूसरा था घोष या सघोष। आपने दोनों भेदों को बहुत अच्छे से पढ़ा। अगली हम बात करते हैं प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर। प्रिय विद्यार्थियों, वर्णों के इस वर्गीकरण को आप संस्कृत के अनुसार भी देख सकते हैं। वर्णों के इस वर्गीकरण को संस्कृत के अनुसार भी देख सकते हैं। प्राण तत्व हम कह सकते हैं इसे प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर। प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर दो भेद किए गए हैं। अल्प प्राण और दूसरा प्रिय विद्यार्थियों महाप्राण। प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर दो भेद किए गए हैं। पहला है अल्प प्राण तो दूसरा है महाप्राण। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थियों हम बात करते हैं अल्प प्राण की। तो अल्प प्राण की परिभाषा के रूप में हम देख सकते हैं कि अल्प प्राण में हम कहेंगे वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती हो या जिनका उच्चारण काल छोटा होता हो या जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर दो भेद करेंगे हम, और दो ही भेद आपने स्वरतंत्रिका या ध्वनि के आधार पर किए। यानी स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर भी दो भेद हैं और प्राण तत्व उच्चारण काल के आधार पर भी दो भेद हैं। प्रिय विद्यार्थियों, कहीं किसी पुस्तक में आपको प्राण तत्व के आधार पर मिले या फिर उच्चारण काल के आधार पर मिले, यानी उच्चारण में लगने वाले समय के अनुसार इसका ये भेद किया गया है कि आपके जिन ध्वनियों में उच्चारण अधिक होता है उन्हें महाप्राण कह देते हैं और जिनमें कम होता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। परिभाषा के तौर पर हम अल्प प्राण को देखते हैं तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु कम मात्रा में बाहर निकलती हो या जिनका उच्चारण काल छोटा होता हो या जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो उन्हें अल्प प्राण
ध्वनियाँ कहते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, अल्प प्राण ध्वनियाँ कहते हैं, तो हम इनमें अल्प प्राण ध्वनियाँ कौन कौन सी ध्वनियाँ रखेंगे? जैसे, यदि हम बात करें यहाँ जैसे की, तो जैसे के रूप में आप कर सकते हैं प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवां वर्ण एवं ये, रे, ले और वे। प्रिय विद्यार्थियों, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण ये, रे, ले, वे, ये सभी अल्प प्राण ध्वनियां हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यदि इन वर्णों को आप खोल कर लिखेंगे, यानी कि हम कोष्टक देखें तो पहला क्या है? क वर्ग का पहला के, दूसरा के गे, तीसरा खे दूसरा था, गे तीसरा है, और ग्यम पांचवा है। तो पहला, तीसरा, पांचवा, के वर्ग के तीनों वर्ण आ गए, पहले, तीसरे, पांचवें। यदि हम च वर्ग की बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, च वर्ग में च, जय, यम आ जाएंगे। अगर हम टे वर्ग की बात करें तो टे, ठे, डे, टे, डे, डे, ते, दे, ने, पे, बे, में। एवं ये, रे, ले, वे, ये, रे, ले, वे, ये वर्ण प्रिय विद्यार्थियों अल्प प्राण ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। यानी प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, यानी क वर्ग के आएंगे क, गे, ग्यम, च वर्ग के च, जय, यम, टे वर्ग के टे, डे, ण, ते वर्ग का ते, दे, न, और पे वर्ग का पे, बे, म। ये तो पांचों वर्गों के तीन तीन वर्ण आ जाएंगे। और प्रिय विद्यार्थियों, ये, रे, ले, वे जो आपके अंतस्थ वर्ण थे वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, और इनकी संख्या हो जाएगी 19। यानी कि प्रत्येक वर्ग से तीन तीन, तीन पंजे 15 और 4 यण, यानी ये, रे, ले, वे 19 के। एक चीज यहां ध्यान रखना, घोष और सघोष जब पढ़ रहे थे आप, तो सघोष में ये, रे, ले, वे है आ रहे थे। अब यहां है नहीं है, यहां चारों अंतस्थ आएंगे। अगर यहां एक सूत्र की हम बात करें तो प्रिय विद्यार्थियों, एक सूत्र यहां नोट कर लें याद करने की दृष्टि से कि सूत्र क्या कहेगा। सूत्र कहता है वर्गाणाम प्रथमा, तृतीया, वर्गाणाम प्रथमा, तृतीया, पंचमी, यणश्च अल्प प्राणा। अल्प प्राणा प्रिय विद्यार्थियों संस्कृत का सूत्र है, और संस्कृत के सूत्र से आप इस सूत्र का अर्थ आपको भली भांति आ सकता है बिना किसी कठिनाई के। कैसे? वर्गाणाम उस वर्ग का नाम, वर्गाणाम उस वर्ग का नाम जिसमें प्रथमा पहला,
तृतीया तीसरा, पंचमी पांचवा, एवं यणश्च, यणश्च का मतलब प्रिय विद्यार्थियों ये रे लेवे, यणश्च का मतलब क्या है, ये रे लेवे, अल्प प्राण होते हैं। यानी उन वर्गों के नाम जिसमें पहला तीसरा पांचवा वर्ण हो, वे सभी किसके अंतर्गत आते हैं प्रिय विद्यार्थियों, अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। आप देखिए, के गे गम चे जयम टेडेने तेदेने पेबे में और ये रेलेवे, सूत्र के माध्यम से आप किसी भी वर्ण को नहीं छोड़ेंगे इसमें। यानी कि पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा, सभी अल्प प्राण होते हैं, पांचों वर्गों के तीन तीन। क्लियर है? तो सूत्र क्या कहेंगे, वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमी यणश्च अल्पपाणा, अर्थात पहला तीसरा पांचवा उन वर्गों के नाम जहां यणश्च ये रेलेवे सभी अल्प प्राण होते हैं। आइए साहब, अब हम बात करें प्रिय विद्यार्थियों महाप्राण की। किसकी? महाप्राण की। और महाप्राण क्या कहेगा, देखिए नंबर 2, महाप्राण ध्वनियां। महाप्राण में प्रिय विद्यार्थियों यदि हम इसकी एक परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं वे ध्वनियां जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अल्प प्राण ध्वनियों की अपेक्षा अल्प प्राण ध्वनियों की अपेक्षा अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो या जिनका उच्चारण काल लंबा होता हो या जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो महाप्राण ध्वनियां कहलाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, अल्प प्राण ध्वनियों की परिभाषा के उलट है ये। उलट कैसे है? जहां एक और बहुत कम समय लग रहा था, जिन ध्वनियों के उच्चारण में बहुत कम समय लग रहा था, जिनका उच्चारण काल छोटा होता था, जिनके उच्चारण में कम समय लगता था, वहीं उसके उलट जिन ध्वनियों के उच्चारण में अधिक समय लगता हो या जिनका उच्चारण काल लंबा होता हो या जिनके उच्चारण की समय सीमा अधिक होती हो, उसे हम महाप्राण की श्रेणी में
रखते हैं। और ये ध्वनियाँ कौन सी हैं प्रिय विद्यार्थियों? इसके जो शेष ध्वनियाँ बच जाती हैं हम कहेंगे जैसे के रूप में, यानी कि हम जैसे की बात करें, जैसे प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण एवं से है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा एवं से है, यानी तीनों सकार और है ये किस में आ जाएंगे प्रिय विद्यार्थियों? महाप्राण ध्वनियों में आ जाएंगे। अब हम इसे कोष्टक के माध्यम से सभी ध्वनियों को ले आते हैं जैसे के रूप में। प्रिय विद्यार्थियों यहाँ एक कोष्टक लगाओ, दूसरा और चौथा, यानी क में क्या है? ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ, भ एवं श, से और है। प्रिय विद्यार्थियों संख्या कितनी हो गई? यानी कि 2 पंजे 10 और 4 14, 2 पंजे 10 और 4 14, यानी कि दूसरा, चौथा और से है। तो संख्या में ये हो गए कितने? 14। संख्या में कितने हो गए? 14। जहां अल्प प्राण ध्वनियां 19 थी, वहीं महाप्राण ध्वनियां कितनी हो गई प्रिय विद्यार्थियों? महाप्राण ध्वनियां आपकी 14। 19 और 14 33 हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं? बिल्कुल होते हैं। यदि हम सूत्र देखें, इसका एक सूत्र यहाँ आप नोट करिए प्रिय विद्यार्थियों। जी हाँ, अगर हम सूत्र की बात करें तो एक सूत्र यहाँ पर आप महाप्राण ध्वनियों का भी नोट कर लें। यानी हम कह सकते हैं वर्गाणाम द्वितीया, चतुर्थो, वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थो शलश्च महाप्राणा। वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थो शलश्च महाप्राणा। यदि हम सूत्र से इसकी तुलना करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, उन वर्गों के नाम जिसमें प्रथमा तृतीया पंचमी पहला तीसरा पांचवा वर्ण हो और यणश्च हो, यरलवय हो, वह तो क्या होगा? अल्प प्राण होगा। लेकिन जिन वर्गों के नाम में दूसरा हो, चौथा हो और शलश्य का मतलब होता है से है, यानी तीनों सकार और है, शलश्य यानी ऊष्म वर्ण आएंगे प्रिय विद्यार्थियों किसमें? महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। बात समझ में आई क्या? जी हाँ, आई। प्रिय विद्यार्थियों यहां आप इन सभी वर्णों को ध्यान से देख सकते हैं और हम इन सभी वर्णों में क्या कर सकते हैं?
करिए, देखिए कैसे। यदि हम बात करें यहाँ पर सभी वर्णों की, तो प्रिय विद्यार्थियों सभी वर्णों को लिखने के लिए आप कै, खे, गे, घे, ज्ञम, चे, छे, जे, झे, यम, टे, ठे, डे, ढे, ण, ते, थे, दे, धे, न, पे, फे, बे, भे, मा। यानी कि प्रिय विद्यार्थियों हम इन 5 वर्गों में इनको विभाजित करते हैं और एक करते हैं ये, रे, ले, वे, शे, से, है। अब देखिए आप इनमें पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, पांचवा। पीले गोले में जो आपको दिखाई दे रहे हैं वे सभी तो क्या हैं? अल्प प्राण। प्रिय विद्यार्थियों यानी कि अल्प से शुरू और अल्प पर ही समाप्त। अब आप देखिए यहां एक गोला और लगाते हैं। कौन सा वाला? जी, रेड लगा दें या ग्रीन लगा दें? ठीक है। दूसरा है, बिल्कुल दूसरा है। महाप्राण। महाप्राण ये प्रिय विद्यार्थियों आप देख रहे हैं यानी कि वर्ण आपके अल्प से शुरू होता है। महा, अल्प, महा, अल्प, अल्प, 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 महा यानी अल्प से शुरू होकर अल्प पर ही समाप्त और बीच के दोनों यानी खे, घे, छे, झे यानी ग्रीन में जो हैं वो सभी तो आपके महाप्राण हैं और अल्प प्राण जो आपके येलो में हैं यानी पीले में हैं जो वो सभी क्या होंगे? अल्प प्राण। तो आप ध्यान रखना अल्प और महा के इस अंतर को, अल्प से शुरू होगा अल्प पर ही समाप्त होगा, अल्प से शुरू होगा अल्प पर ही समाप्त होगा, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प, अल्प, महा, अल्प, महा, अल्प। आपको इन्हीं के अनुसार करना है। प्रिय विद्यार्थियों सूत्र को याद रखेंगे तो सभी वर्ण उसमें समाहित हो जाते हैं। वर्गाणाम प्रथमा, तृतीया, पंचमी यणस्य महाप्राणा अल्पप्राणा और वर्गाणाम द्वितीया, चतुर्थो शलस्य महाप्राणा। अल्प प्राण महाप्राण के दोनों के सूत्र आपके समक्ष हैं, आप दोनों सूत्रों को भी देख सकते हैं। जी हाँ, आपके सूत्र। अब एक यहां नोट डालिए। कैसा नोट? देखो यहां नोट डालेंगे कैसा, और नोट में प्रिय विद्यार्थियों आप लगाना, जी हाँ, नोट। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों दोनों जगह मैंने नोट लगवाया आपको। महाप्राण में भी नोट, सघोष में भी नोट लगवाया और आपको अल्प प्राण महाप्राण में भी लगवाया। सभी स्वर
सघोष होते हैं। और यहाँ लगवाया सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। आपसे प्रश्न किसी भी प्रकार से कर सकता है, वो आपसे पूछ सकता है जय जय अणे निम्न से कौन से वर्ण है, या निम्न से अल्प प्राण छांटिए, निम्न से महाप्राण छांटिए। कोई भी 2 देगा, 4 देगा, 6 देगा, 1 देगा, आपको ध्यान रखने हैं सूत्र। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम बात करें एक प्रश्न की, और एक प्रश्न कैसे पूछा गया, एक प्रश्न पूछा गया, देखिए कैसे प्रश्न पूछा गया, सभी स्वर होते हैं। प्रश्न क्या था, सभी स्वर होते हैं। ऑप्शन ए अघोष, बे सघोष, से अल्प प्राण, और दे महाप्राण। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रश्न को देखने में दुविधा पैदा हो गई है। और दुविधा क्या है कि आखिर इस प्रश्न का उत्तर दें तो हम कैसे दें, क्या इसका उत्तर होगा और क्या इसका उत्तर हो सकता है कि अल्प प्राण करें या फिर सघोष करें। दोनों में ही गुरुजी ने नोट लगवाया है। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में इसके उत्तर विकल्प के रूप में आप फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, अल्प प्राण को। प्रश्न यही होगा लेकिन विकल्प बदलेंगे। ऑप्शन ए अघोष, ऑप्शन बे सघोष, ऑप्शन से महाप्राण, ऑप्शन दे अयोगवा। प्रिय विद्यार्थियों, प्रश्न वही है लेकिन विकल्प बदले हैं। प्रश्न वही है लेकिन क्या बदल दिए गए हैं, विकल्प बदले हैं। ऐसी स्थिति में आप प्रायोरिटी किसे देंगे। मुख्य चीज है कि सभी स्वर होते हैं। आपने अभी अभी नोट डाला और नोट में सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। जब आप इससे पिछली कक्षा में पढ़ रहे थे अघोष और घोष या सघोष, तो हमने एक नोट डलवाया था, उस नोट में लिखवाया था सभी स्वर सघोष होते हैं, यानी घोष के साथ होते हैं, ध्वनि के साथ होते हैं। वहां भी आपको नोट लगवाया। यहां दोनों विकल्प मौजूद थे। ऐसी स्थिति में आप अल्प प्राण और सघोष जब दोनों हों तो प्रायोरिटी किसको, अल्प प्राण को। अब यहां अल्प प्राण नहीं है तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम वेटेज किसको देंगे, सघोष को। यानी कि आप इसमें वेटेज के रूप में सघोष ध्वनियों को वेटेज दे देंगे। बात समझ में आई क्या। कैसा भी प्रश्न पूछ ले, अगर वो पूछता है अल्प प्राण ध्वनियां हैं, अल्प प्राण ध्वनियां, उत्तर 19 प्लस 11 बराबर 30। अल्प प्राण व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन केवल 19। महाप्राण ध्वनियां 14। महाप्राण व्यंजन
14। ध्वनियाँ, वर्ण, व्यंजन कुछ भी पूछ ले आपको 14 रहेंगे, क्योंकि इनमें स्वर नहीं है। और जहां स्वर हैं वहां स्वर सम्मिलित कर दिए हैं अल्पप्राण ध्वनियों के रूप में। प्रिय विद्यार्थियों, 19 + 11 यानी 19 तो आपके व्यंजन हो जाते हैं और 11 आपके स्वर हो जाते हैं। 11 और 19 मिलकर संख्या कितनी हो जाएगी? 30। अब वो प्रश्न कैसे भी घुमा ले, कैसे भी पूछ ले, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर हम क्या देना है। प्रश्न वो घुमाएगा, घुमाकर पूछेगा, आपको सटीक उत्तर देना है। जब यहां प्रश्न पूछ रहे कि सभी स्वर होते हैं और अब यहां अल्प प्राण आपको दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। अयोगवा, महाप्राण, सघोष और अघोष। अब वो पूछना चाहता है सघोष को, तो आप उसके उत्तर विकल्प में किसे चुनेंगे प्रिय विद्यार्थियों? सघोष को चुनेंगे। बात समझ में आई क्या? बिल्कुल समझ में आई। आओ प्रिय विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं अन्य अगले वर्गीकरण की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके 2 वर्गीकरण हो गए, एक स्वरतंत्र या ध्वनि के आधार पर जिसमें 2 भेद किए गए, अल्प प्राण अघोष और सघोष या घोष। सघोष को ही घोष कहते हैं। 2 भेद। प्राण तत्व या उच्चारण काल के आधार पर 2 भेद, अल्प प्राण, महाप्राण। वर्गाणाम प्रथमा तृतीया पंचमी यणश्च अल्प प्राणा, वर्गाणाम द्वितीया चतुर्थो शलश्च महाप्राणा। क्लियर है साहब? बिल्कुल क्लियर है। अब हम बात करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आगे आने वाले दोनों भेद बेहद इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण हम दोनों भेदों को कह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर और उसके पश्चात आता है श्वास अवरोध के आधार पर। आइए हम बात करते हैं इसके सेकंड लास्ट भेद की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी अति महत्वपूर्ण इसको भेद को डालेंगे आप। अति महत्वपूर्ण भेद उच्चारण स्थान के आधार पर। प्रिय विद्यार्थियों, उच्चारण स्थान यानी उच्चारण स्थान, कौन से उच्चारण स्थान से यह उच्चरित होता है? आपने यहाँ स्वरों के भेद के रूप में देखा था कि नहीं? सबसे इंपॉर्टेंट भेद था स्वरों में उच्चारण स्थान। जहाँ उच्चारण स्थान आए तो मान लेना वो ऑथेंटिक है यानी प्रामाणिक है। इसके सामने आप लिख सकते हैं संस्कृत से प्रामाणिक। संस्कृत से प्रामाणिक। ये भेद संस्कृत से प्रामाणिक है। प्रामाणिक नहीं करेंगे, क्या करेंगे? प्रामाणिक। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपसे पहले भी एक निवेदन किया था, प्रमाण शब्द में यदि एक प्रत्यय लगाते हैं तो प्रथम वर्ण में लगे ए या आ में परिवर्तित होते हैं, ई या ए, आई में परिवर्तित होते हैं उ और ओ, औ में परिवर्तित होते हैं री, अर या आर में परिवर्तित होता है। ये इसकी एक विशेष बात आप हमेशा ध्यान रखना। एक ही नहीं, एक ए आयन, ई और ये जहां भी ये 7 प्रत्यय जहां भी
लगेंगे किसी भी वर्ण में उक्त परिवर्तन कर देते हैं। प्रथम वर्ण में प्रथम वर्ण में लगे स्वर में उक्त परिवर्तन कर देते हैं, यानी आ को आ में बदलेंगे, ई ए को आई में बदल देते हैं, उ ओ को औ में बदल देते हैं और री अर या आर में बदल जाता है। अब प्रिय विद्यार्थियों क्या लगा है प्रमाण में? एक लगा है, एक लगा है तो प्रे में ए है तो किस में बदलेगा? आ में, और शब्द क्या बन जाएगा? प्रामाणिक। प्रामाणिक, ये संस्कृत से प्रामाणिक है। ये किससे प्रामाणिक है? संस्कृत से। प्रिय विद्यार्थियों, इन 7 प्रत्ययों में आपको विशेष रूप से इस परिवर्तन का ध्यान रखना है। ये परिवर्तन जहां भी होगा, जी हाँ, ये परिवर्तन इस परिवर्तन को प्रिय विद्यार्थियों ध्यान रखना है। तो उच्चारण स्थान के आधार पर आपके भेद कितने हैं प्रिय विद्यार्थियों? 8 भेद किए गए। कितने भेद? 8। आप इसको भी उतार लें क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। उच्चारण स्थान के आधार पर 8 भेद किए गए हैं। कितने भेद प्रिय विद्यार्थियों? 8 भेद, जिसमें सबसे पहला भेद कंठ है। नंबर 2 तालव्य। नंबर 3 मूर्धन्य। नंबर 4 दंत्य। ओष्ठ है। छठा दंतोष्ठ है। 7वां वर्ष है। 8वां तालु वर्ष है। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये 8 भेद किसके आधार पर? उच्चारण स्थान के आधार पर हो जाते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर
8 भेद किए गए हैं प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहला भेद है कंठ, और सबसे पहले भेद के रूप में हम कंठ में यदि किसी ध्वनि को देखते हैं तो वो उसमें हम कह सकते हैं कंठ। नंबर 1, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण कंठ से होता हो, उन्हें कंठ ध्वनियाँ कहते हैं। जैसे प्रिय विद्यार्थियों कंठ ध्वनियों में जैसे क, ख, ग, घ, ह, विसर्ग, क, ख, ग, घ, ह और विसर्ग। प्रिय विद्यार्थियों संख्या में ये विसर्ग को हटाकर आप इसमें अकुह, यहाँ आप विसर्ग के स्थान पर ज्ञम भी करेंगे। ज्ञम है, यानी विसर्ग। कंठ ध्वनियों में हम सबसे पहले देखते हैं कंठ ध्वनियाँ, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय हमारा कंठ की सहायता ली जाती हो। प्रिय विद्यार्थियों इसके सूत्र के रूप में आप संस्कृत का एक सूत्र यहाँ डालेंगे, और संस्कृत का सूत्र क्या कहता है? सूत्र कहता है अकूह अकूह विसर्जनीया, अकूह विसर्जनीया कंठा। सूत्र का मतलब हम समझेंगे, इसके अर्थ को समझेंगे कि सूत्र क्या कहता है। अकूह विसर्जनीया कंठा। प्रिय विद्यार्थियों ध्यान करिए, जब हमने स्वरों के वर्गीकरण पढ़े थे तो स्वरों के वर्गीकरण में हमने उच्चारण स्थान के आधार पर जो स्वर पढ़े थे वो 2 स्वर थे। ए और आ को हमने कंठ ध्वनियों के अंतर्गत रखा था। तो यहाँ इस सूत्र में जो ए है, इस ए से वे दोनों ध्वनियाँ यहाँ स्पष्ट होती हैं जो ए और आ आपने स्वरों के वर्गीकरण में पढ़ी थी। यानी इस ए का अर्थ आप ए आ से ले सकते हैं। कू का मतलब क वर्ग पूरा, क वर्ग क ख ग घ ज्ञम तक आएगा, क ख ग घ ज्ञम तक, यानी कू का मतलब क वर्ग पूरा। है के स्थान पर है और विसर्जनीय यानी विसर्ग, इसको क्या कहेंगे आप? विसर्ग। और ये सभी ध्वनियां क्या होंगी? कंठ होती हैं। अकूह विसर्जनीया कंठा। यदि ये सूत्र आपको याद है तो कोई भी ध्वनि, चाहे वो स्वर है चाहे वो व्यंजन है, कोई भी ध्वनि आप मिस नहीं करोगे, छोड़ोगे नहीं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि घ ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आएगी, तो आपको ऑप्शन में तालव्य दे देगा, मूर्धन्य दे देगा, ओष्ठ दे देगा, वर्ष दे देगा या फिर कंठ दे देगा, कोई सा भी विकल्प देगा। लेकिन यदि सूत्र याद है तो तुरंत उस ध्वनि को आप उसी विकल्प के अनुसार छांट लोगे जो जिस विकल्प में वह आती है, और सूत्र बोलेंगे अकूह विसर्जनीया कंठा। तो प्रिय विद्यार्थियों ये सूत्र भी आपको याद करने अति आवश्यक हैं, क्योंकि ये सूत्र जब याद हो जाएंगे तो आप किसी भी ध्वनि को भूल नहीं सकते। चाहे आप एक बार पढ़ने के बाद महीने भर बाद जब उसी वर्ण विचार टॉपिक को उठाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको याद रहेंगे। केवल आपको फेरने की ज़रूरत होगी कि सूत्र को एक बार हम पढ़ लेते हैं तो वह सूत्र भी आपको
याद हो जाएगा और वे ध्वनियाँ भी आपको याद हो जाती हैं, रिमाइंड हो जाती है। तो आप सूत्र को ध्यान रखेंगे, अकूह विसर्जनीय कंठा। तो ये कंठ ध्वनियों का सूत्र है। और भी आगे जितने भी भेद हैं प्रिय विद्यार्थियों, उनको भी हम लगातार पढ़ते रहेंगे, लगातार बने रहेंगे आपके साथ अपने क्रॉन्च एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए आप आज्ञा और पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।